देखते ही देखते 2024 भी अब समाप्त होने जा रहा है। क्या आपने अपनी तैयारी एकदम पूरी पक्की कर ली है, या अभी भी आपको लग रहा है कि यार नहीं नहीं अभी हम तो अब हमारे पास बहुत टाइम है, एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और नीट का एग्जाम क्रैक कर देंगे। तो बेटा मैं आपको कहना चाहूंगा, सांप पाल लो, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, अजगर पाल लो, आपकी मर्जी पड़े जो पाल लो, गलतफहमी मत पालो। क्योंकि नीट का एग्जाम काफी अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, जिसमें हर साल काफी ज्यादा यहाँ पर बच्चे भाग लेते हैं, और आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी ज्यादा गई थी। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है, नीट का एग्जाम क्रैक करना है, तो अब आपके पास बचे हुए सिर्फ लास्ट 4 महीने, क्योंकि देखते ही देखते दिसंबर भी अभी निकलने ही वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपका एग्जाम आ जाएगा। तो आपके पास अब समय नहीं है, तो अब इस लास्ट समय में ही आपको सब कुछ करके दिखाना है जो आप करना चाहते हैं, जो आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा था उस सपने को पूरा करना है। वरना अगर आप इस बार नहीं कर पाए तो फिर आपको वापस से ड्रॉप लेना पड़ेगा, और फिर इस ड्रॉप के लूप में आप फंसते चले जाएंगे। तो आपको अभी इसी साल बढ़िया से अच्छे से मेहनत करनी है और 2025 में नीट का एग्जाम क्रैक करना है। तो यहां पर इस आज के सेशन में मैं क्या क्या बातें हैं जो आपके सामने यहां पर बताने वाला हूं, सब बातों को आपको बढ़िया से ध्यान सुनना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि अब हमारे पास लास्ट के 4 महीने ही बचे हुए हैं। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, अब हमें क्या प्लानिंग करनी है। अब बस पढ़ना ही पढ़ना है, बस यही एक प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा आपके दिमाग में और कोई दूसरी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है, तभी मेरा अच्छे से सिलेक्शन हो पाएगा। ये आपको पता होना चाहिए भाई। और एक बात, अगर आपको ये लास्ट के 4 महीने से कुछ पता ना चल रहा हो तो देख लो भैया, नीट के एग्जाम की डेट ये तो फिक्स अटल है, मई का पहला संडे, 4 मई इस बार आपका पहला संडे पड़ रहा है। तो यहां पर 2025 में 4 मई को आपका पेपर होगा। ये 100% सत्य है, ये अटल है, ये बदल नहीं सकता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, तो आप अब देखो गिनती के 4 महीने ही आपके पास रह चुके हैं। इन्हीं 4 महीने में हमें सब कुछ करना है, सारी बातें देखनी है, अच्छे से क्लियर करना है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तो पूरे निरंतर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छे से पढ़ाई करते रहे बेटा, और अपने आप को थोड़ा और अच्छे से इस पढ़ाई के लिए समर्पित करें, अपने आप को बढ़िया से इसमें लग जाए। और अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कितना घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कि 4 घंटे कर लो, 5 घंटे कर लो। भाई अब आप जितना पढ़ाई कर सको उतना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। अगर आप 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे पढ़ाई को देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत में हमने उतना पढ़ा नहीं है। तो अब हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा तो हम उस प्रेशर के अंदर ऑटोमेटिकली पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब किस तरीके से हम किन किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, तो यहां पर उनके लिए मैं यहां पर कुछ खास बातें लेकर के आया हूं, ताकि आप बढ़िया से नीट के एग्जाम में केमिस्ट्री में अच्छे से स्कोर कर सके, और केमिस्ट्री के अंदर जो आपने सोचा है उतना बढ़िया से आप स्कोर कर सके। इसमें अंदर आप 160 प्लस मार्क्स इजीली ला सकते हैं, अगर आप लास्ट के इन 4 महीनों में बढ़िया से अच्छे से लगा के मेहनत कर लेंगे, और जो जो टॉपिक मैं बताऊंगा वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो एक बार मुझे ये जरूर बताइए बेटा कि आप तैयार हैं। हाँ सर, हम इन टॉपिक को तो अवश्य 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 करके जाएंगे, नीट के एग्जाम को देने से पहले ये टॉपिक मैं बढ़िया से कंप्लीट करूंगा। तो कौन कौन से वो टॉपिक है, बढ़िया से अच्छे से आप यहां पर आंखें खोल के बढ़िया से देख लीजिए, अच्छे से इनको लिख लीजिए कि ये तो मुझे करना ही करना है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई चैप्टर बाय चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, चैप्टर बाय चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले आपको ये 2 टॉपिक निपटा लेने हैं, भले आप बाकी टॉपिक इसके आसपास के निपटाते रहें। तो यहां पर सबसे पहला है रस समीकरणमिति, दूसरा है मूलानुपाती सूत्र वाला कॉन्सेप्ट। तो इनसे हर बार क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। अगर आपने रस समीकरणमिति वाला टॉपिक निपटा लिया तो मैं आपको ऑटोमेटिकली ये पता लग जाएगा कि हमारा स्टार्टिंग पार्ट तो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मोल आएगा, यहाँ पर बाकी चीजें आएगी, ठीक है। तो वो नियम वगैरह सब इसमें लग जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग करके जाना ही जाना है आपके पेपर में।
रस समीकरण सीमांत अभिकर्मक वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रतिशत शुद्धता वाला कॉन्सेप्ट, प्रतिशत लब्धि वाला कॉन्सेप्ट, सब ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये वाला पार्ट आपको पढ़ के जाना, इसी से क्वेश्चन आएगा इसका। अगला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले इतना इसका वेटेज नहीं था, लेकिन अब चैप्टर कम हो चुके हैं तो इस चैप्टर की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी है, ठीक है, क्योंकि बाकी चैप्टर कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, सिलेबस से ही बाहर हो चुके हैं। तो यहां पर देखो क्वांटम संख्याएं, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा। बोहर, बोहर की जो परिकल्पनाएं थी उनके अनुप्रयोग थे ना, त्रिज्या, वेग, ऊर्जा ज्ञात करने वाले, वहां से क्वेश्चन आता है। डी ब्रोगली की समीकरण, डी ब्रोगली की अवधारणा, वहां से क्वेश्चन आता है। ये चीजें आपको इसमें पढ़नी है, इन पर खास तौर पर आपको ध्यान देना है। बाकी ऑटोमेटिकली इसके आसपास की चीजें आपकी इनकी सहायता से कवर अप हो जाएगी। तो आप इन दोनों चीजों पर बढ़िया से फोकस करना है बेटा, ठीक है, आपको दिमाग में बिठाना है। इसके बाद अगर मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट तो एक आध क्वेश्चन आता है, लेकिन इनडायरेक्टली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसकी हेल्प से आप बाकी चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। तो यहां पर क्या क्या चीजें जो मेरे को बढ़िया से करनी है, इनके आवर्ती गुण, जैसे कि परमाणु आकार का कैसे बढ़ता क्रम घटता क्रम देखा जाता है, किस वर्ग में किस ब्लॉक में कैसे क्रम देखते हैं, ठीक है, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चारों पांचों टॉपिक आपको बढ़िया से अच्छे से पढ़ने हैं। इनके बारे में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, आवर्त सारणी की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगला ऑक्साइड, इसके अंदर बेटा हर बार आप देखोगे, पिछले सालों के पेपर उठा के देखोगे, ऑक्साइड का क्रम, अम्लीयता, क्षारीयता, उदय, उभयधर्मी ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है और बहुत सिंपल होता है, आपके बहुत अच्छे से नंबर आ जाएंगे, ठीक। अगला है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहां से हर साल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे उस बच्चे के लिए जो बढ़िया से पढ़ लेगा। यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप इसके अंदर एमओटी वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं, वीबीटी वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं, जिसके अंदर संकरण, अतिव्यापन वगैरह वाला पोर्शन आ जाएगा, ये पढ़ लो, आराम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ओके। आपको अणुओं की संरचना के बारे में ज्ञान हो तो और ही मजे। तो ये 3 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, तो आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर काफी कुछ हासिल कर लेंगे। हाँ, इसके अलावा इसके अंदर आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड है, उनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। एच बॉन्डिंग क्या होता है, उनके बारे में पता होना चाहिए। ये उस बच्चे के लिए जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है कि सर मेरे को तो मेन टॉपिक बता दो, इन 4 महीने में अगर मैं इनको अच्छे से कवर कर लूंगा तो मेरा कुछ तो उद्धार होगा, ठीक है। और यकीन मानिए बेटा, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक में से आते हैं, ठीक। और जो पूरे के पूरे अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक, ओके। अगली रेडॉक्स वाला चैप्टर। रेडॉक्स वाला चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर, इसमें पढ़ने का ज्यादा कुछ खास होता नहीं है, बस ऑक्सीकरण अंक निकालना, उसके अनुप्रयोग, ठीक है, वो आना चाहिए, एन कारक निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इनके बारे में, इसके रूल्स, तुल्यता का नियम, इसके अंदर लास्ट में तुल्यता का नियम दिया होता है ना बेटा, तो वहां से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं, वो आ जाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना, छोटा चैप्टर आ जाएगा आपको, ठीक है, हर साल इसका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओके, तो आप उसको इजीली लगा सकते हो। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के अंदर 2 पोर्शन है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में से आप 3 चीजें पढ़ लो, केपी, केसी और लाशातेली का नियम, काम खत्म। केपी केसी की गणना कैसे करते हैं, लाशातेली का नियम क्या होता है, आपका काम हो जाएगा। अगला, यहां पर अगर हम बात करें आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा आता है पीएच की गणना, पीएच की गणना करना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अंदर लवण जल अपघटन, अलग अलग लवण होते हैं, उनका जल अपघटन किस प्रकार से होता है, वो लवण जल अपघटन होकर के किस प्रकार का विलयन बनाएगा, पीएच किस तरीके से वेरी करेगा, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बफर विलयन, तो यहां पर इक्विलिब्रियम के अंदर ये, अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों को मिला करके आपको बताऊं, तो यहां से कम 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, ओके। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरे पढ़ने से फायदा हो जाएगा, तो कवर कर लो इनको, ठीक है, ओके। उसके बाद उष्मागतिकी, उष्मागतिकी में प्रथम नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, और वहां पे कार्य के सूत्र और विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रम होते हैं ना, उनके बारे में बेसिक नॉलेज, कि यार समतापी प्रक्रम में क्या होता है, समदाबी प्रक्रम में क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, समायतनिक प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, इनके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। वो गुणधर्म, इसके अंदर उष्मागतिक गुणधर्म, मात्रा स्वतंत्र गहन गुणधर्म, ठीक है, विस्तीर्ण गुणधर्म, उनके बारे में उनके उदाहरण याद होने चाहिए, पूछे जाते हैं सीधे,
हाँ जी, 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो आईयूपीएससी अगर आपको आएगा तो आसान लगेगा। आईयूपीएससी से ही आप कार्बनिक कंपाउंड को पहचान पाओगे कि ये कंपाउंड कौन सा है। फिर उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो त्रिविम समावयवता वाले पार्ट को ढंग से पढ़ लोगे तो संरचनात्मक ऑटोमेटिक बन जाएगा। स्टीरियो के अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पे बढ़िया से फोकस करोगे तो दूसरा वाला आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, ठीक है। इतना ज्यादा कोई हार्ड नहीं पड़ेगा, ठीक। ये करना ही करना है बेटा, क्योंकि अगर आपने स्टीरियो यहां नहीं पढ़ा तो आपके जो बाकी 12th के ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है वो प्रॉब्लम देंगे फिर आपको, क्योंकि वो इनडायरेक्टली पूछा जाता है। अगला जीओसी, जीओसी पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। इसका हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं प्रेरणिक प्रभाव की बोलूं, मैं अनुनाद की बोलूं, चाहे मैं एरोमेटिकता की बोलूं, चाहे मैं अम्लीय सामर्थ्य क्षारीय सामर्थ्य के बारे में बोलूं, पूछी जाती है, ठीक। ओके, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसके मैं दो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगा, एल्कीन और बेंजीन, ठीक है। एल्कीन की अभिक्रियाएं, ओजोनीय अपघटन वाली अभिक्रियाएं, ठीक है। उसका एल्कीन का परीक्षण बेयर अभिकर्मक, अम्लीय KMnO4 के साथ क्रिया, यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बेंजीन के अंदर ESR अभिक्रियाएं वो काफी पूछी जाती है, तो ये आना चाहिए आपको। सिंपल है, बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख करके अभिक्रियाएं याद करें, लिख लिख करके अभिक्रियाएं याद करें, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। ऑर्गेनिक ऐसा है जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें तभी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। अब आता है इसके बाद 12th का पोर्शन। 12th के पोर्शन में विलियन वाला चैप्टर, विलियन वाले चैप्टर में सर क्या पढ़े, अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ लो, राउल्ट का नियम पढ़ लो, ठीक है। यहां से आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। वो वॉन्ट ऑफ गुणांक वाला भी आप इसमें पढ़ लेना, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन आता है। वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में आप इलेक्ट्रोड विभव की गणना करने वाला पोर्शन, ठीक है। ओके, कोलराउस का नियम और फेराडे के नियम, ये तीन चीजें पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं भाई जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है या जो ज्यादा सीरियस नहीं है लेकिन अब लग रहा है कि अब तो मैं करना पड़ेगा, तो इन इन चीजों पे फोकस कर लो, आपका बहुत सारा पोर्शन कवर अप हो जाए, ठीक। ओके, डन। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला मतलब अगला टॉपिक रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, दो तीन सवाल आते हैं इससे, और आप अच्छे से उनमें से काफी सारे मतलब दो तीन में से या तीनों अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन प्रथम कोटि पर आते हैं, अर्धायु काल की गणनाओं पर आते हैं, या विभिन्न प्रकार की कोटियां ज्ञात करने पर आते हैं। वो बात अलग ही, कोई एक आध क्वेश्चन आरएनए समीकरण से आ जाए, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा से आ जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं आगे वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। अभिक्रिया की दर ज्ञात करने वाला आ जाए, ठीक है, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ये टॉपिक कवर कर लोगे तो आगे वाले इनके ऑटोमेटिकली पढ़ते चले जाओगे, तो कवर हो जाएगा। डन, डन। इसके बाद पी ब्लॉक, पी ब्लॉक नए सिलेबस में डिलीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा बेटा, पी ब्लॉक डिलीट नहीं हुआ है, 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीट के सिलेबस में एनटीए वालों ने दे रखा है, ठीक है। अभी जो अपडेटेड सिलेबस आया उसमें है। तो अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर जो सामान्य गुण है ना, ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक, कैसे आकार बढ़ता है, कैसे क्या क्या बाकी बाकी छोटी छोटी जानकारियां उनके अंदर दे रखी होती है, वो पढ़ना है। और ऑक्सीअम्लों की संरचनाएं, जल अपघटन, फिर अक्रिय युग्म प्रभाव और बनाना बॉन्डिंग, ये पढ़ लोगे, पी ब्लॉक आपका खत्म हो जाएगा, पी ब्लॉक आपका खत्म हो जाएगा, बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। जो टॉपिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ये पढ़ लो भाई, अच्छे से सारा काम हो जाएगा आपका, बढ़िया से अच्छे से क्लियर, ठीक है। और ये कुछ ही टॉपिक है यार, आराम से पढ़ाए जा सकते हैं, ठीक। और डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर ऐसा है जिसमें हर साल बेटा 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं कम से कम, और बहुत सिंपल होते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऐसे पूछे गए हैं जो इनके सामान्य गुणों पर आधारित, ठीक है, कि उनके अंदर किस तरीके से वहां पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, उस टाइप पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। KMnO4 K2Cr2O7 KMnO4 से रिलेटेड पूछ लिए जाएंगे, या ए ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी ब्लॉक केमिस्ट्री ना, पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के हर एक तत्व की पोजीशन पता होनी चाहिए, तुम्हारा बहुत ज्यादा लोड खत्म हो जाएगा इन चैप्टर। उप सहसंयोजक यौगिक एक और बहुत ही शानदार चैप्टर है, यहां से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, सीएफटी, वीबीटी और वर्नर का सिद्धांत। ये टॉपिक आप कवर कर लेंगे तो काफी ज्यादा फायदा रहेगा। इसमें समावयवता वाला पोर्शन भी, लेकिन उसके इतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। कंपेरेटिवली पूछे जाते हैं लेकिन कंपेरेटिवली कम पूछे जाते हैं।
तो आप इन तीनों टॉपिक को बढ़िया से कवर कर लें। अब ये टॉपिक बढ़िया कब कवर होंगे, जब आपको लिगेंड के बारे में पता होगा, नामकरण पता होगा, तो वो तो करना नेसेसरी, वो तो बेसिक है। ठीक, डन। अगला हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एल्केन हेलो एरीन में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी इनकी अभिक्रिया, SN1 SN2 और विलोपन अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया क्या होती है, SN2 क्या होती है, विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, और नेम रिएक्शन जो इसमें है ना वो नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन तो पूरी ही पढ़नी है, नेम रिएक्शन तो आपको पूरी ही पढ़नी है, ठीक है, कोई भी पूछी जा सकती है। एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में नेम रिएक्शंस और फिनोल की अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। ईथर वाली अभिक्रिया हटा दी गई है, बस विलियमसन ईथर संश्लेषण आप पढ़ लेना, काम हो जाए। ठीक है, ओके। परीक्षण एल्कोहल का परीक्षण वो देख सकते हो आप, डन डन। अगली बात यहां पर अगर हम बात करें, अगली बात यहां पर हम बात करें एल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड वाला चैप्टर। एल्डिहाइड वाले चैप्टर में नेम रिएक्शन, एल्डोल अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, फिर इनके परीक्षण, ठीक है, टोलेन परीक्षण होता है, फेलिंग परीक्षण होता है, बेंडिक्ट परीक्षण होता है, ये आने चाहिए आपके पास। हेलोफॉर्म परीक्षण होता है, आइडोफॉर्म परीक्षण, ठीक, ये नाभिक स्नेही योगात्मक भी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल होता है, ये पोर्शन पढ़, ठीक है, काम हो जाएगा। एमीन में एनिलीन की अभिक्रिया, क्षारीय गुण और परीक्षण, ये 3 टॉपिक। और जे अणु वाले में ग्लूकोज पढ़ लो, प्रोटीन पढ़ लो, एमिनो अम्ल पढ़ लो, खत्म। यकीन मानो आपके 50 में से जो 50 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, उसमें से 40 से 45 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इतना कर लिया है तो यकीन मानिए आप आराम से 160 प्लस स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में। क्या आप ये करना चाहते हैं तो बढ़िया से अच्छे से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि यस सर मैं इन सारी चीजों को फॉलो करूंगा। क्लियर है मामला, डन डन। तो इन चीजों को आपको फॉलो करना है। और अगर आप चाहते हैं कि यार इसमें हम बढ़िया तरीके से सर के हेल्प से ही चीजें कर सके तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा हमें। तो फिर एक तीर से दो निशाने हम कर सकते हैं, हम पढ़ भी रहे हैं और टीचर भी हमारी हेल्प करते जा रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। किस तरीके से यहाँ पर हम हेल्प करेंगे बेटा, आप बढ़िया से यहाँ पर आइए, अच्छे से हमसे यहाँ पे पढ़ते जाइए, थ्योरी भी कवर करते जाइए, ठीक है, ओके, टेस्ट भी देते जाइए। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे बढ़िया मौका है आपके पास अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि ये प्लस सब्सक्रिप्शन पहली बात तो आपको 50% ऑफ पर मिल रहा है और 1 साल का था ये, ठीक है, मतलब 12 महीने। लेकिन अब इसमें एक एक्स्ट्रा बात क्या ऐड और कर दी गई है, 9 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी इसमें ऐड कर दिया गया है कि आप 12 महीने तो पढ़ो, लेकिन साथ के साथ 9 महीने का अभी आपको इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पर वैलिडिटी दिया जा रहा है। मतलब ये अब 12 महीने का नहीं, 21 महीने का आपका कोर्स रहने वाला, जिसमें आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम का पढ़ो, इंग्लिश मीडियम के हो तो हिंदी इंग्लिश मीडियम का पढ़ो, सब कुछ आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा नीट का। ठीक, ओके, तो ये वाली चीज आपके लिए फायदेमंद है दोस्तों। और यहाँ पर अगली बात, अगली इंफॉर्मेशन की, इसके अंदर आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि काफी सही रफ्तार से चल रहा है और आपका यहाँ पे इसमें सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, आप भी हो सकते हैं। बेच लेना है सिर्फ एक तो ये ले सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन में एक बेच से दूसरे बेच में स्विच करने का मौका मिलता है, इसमें सिर्फ एक ही बेच मिलता है, फास्ट ट्रैक। इसका लिंक भी नीचे दे रखा है, प्लस सब्सक्रिप्शन का भी लिंक दे रखा है, उन पे क्लिक करके आप बढ़िया से इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा इस साल का अंतिम सप्ताह। तो इस अंतिम सप्ताह में आपको बढ़िया से अच्छे से मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ बचे हुए हमारे पास 4 महीने, और वो 4 महीने कब निकल जाएंगे हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप सबसे यही गुजारिश है बेटा, इन सारी चीजों को फॉलो कीजिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, जय